जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रैमर्स रूल। आज हम क्रैमर्स रूल डिस्कस करेंगे और इसकी एग्जांपल्स, प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन क्रैमर्स रूल को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, ताकि हमें क्रैमर्स रूल का कॉन्सेप्ट मिले कि क्रैमर्स रूल हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ये एक बहुत सिंपल टाइप ऑफ इक्वेशन होती है। एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। An equation whose degree is having degree 1 is called linear equation. अब क्वेश्चन ये है कि डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। जैसे वेरिएबल आप ले लें एक्स। एक्स आपके पास क्या है? एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या होगी? इस वेरिएबल के ऊपर अभी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो इट मीन्स कि इस की डिग्री क्या है? 1 है। अगर इस वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 हो जाए, इट मीन्स कि इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। तो किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री। अब ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो तो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल है ए एक्स प्लस, हम यहाँ लिख लेते हैं बी इक्वल्स टू 0। आपके पास ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ये जो x है, ये x हमें वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो x y z एंड के अल्फाबेट्स होते हैं वो हमें वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें x है, x के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1। x के ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब इसकी डिग्री क्या है? 1 है। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर हम एक मैथमेटिकल एग्जांपल लें, एक मैथमेटिकल एग्जांपल है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अब आपके पास x क्या है? वेरिएबल है, और x वेरिएबल है। इस वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1। तो इट मीन्स कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? 1। और इस टाइप की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, अच्छा, अब लीनियर इक्वेशन जैसे यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक जर्नल लीनियर इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर आप देखें, एक्स आपके पास क्या है? वेरिएबल। इसके ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है? 1। y आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरिएबल को। इसके ऊपर भी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। ये z भी रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल को, और इसके ऊपर भी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो x y और z हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? x y और z हमें वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि यहाँ पर x y और z इस इक्वेशन में वेरिएबल्स हैं, और इनके ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। इट मीन्स कि ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अब यहाँ पर x के साथ a है, y के साथ b है, और z के साथ c है। किसी भी वेरिएबल के साथ जो भी टर्म आती है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर a b और c हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? किसी भी वेरिएबल के साथ जो भी टर्म होती है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पर x हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल को। इस वेरिएबल के साथ a है, तो ये a हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोफिशिएंट को। y है, y के साथ b है, तो ये b भी क्या है? कोफिशिएंट। इसी तरीके से z है, z के साथ c है, तो ये भी कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पर ये जो d टर्म है ये बिल्कुल सेपरेटली लिखी हुई है। इस d टर्म के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इस अलग सी जो टर्म लिखी हुई है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, मतलब ऐसी टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, और उस टर्म को हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन लिखती हूँ 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिखी है। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन कैसे है? ये x y और z हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पर x y और z क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेरिएबल्स को।
और इन वेरिएबल्स के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, क्योंकि किसी के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो 1 ही होती है। तो इन वेरिएबल्स के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसकी भी 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है और इसके ऊपर भी पावर 1 है। तो जब हाईएस्ट पावर 1 होती है किसी भी वेरिएबल के ऊपर तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन में एक्स वाई जेड वेरिएबल हो गए। यहाँ पर इस x के साथ 2 है, इस y के साथ 3 है, इस z के साथ 4 है। तो ये 2, 3 और 4 इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे कोफिशिएंट्स। तो वेरिएबल के साथ जो भी टर्म्स होती हैं उन्हें हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने 0 लिखा है, इसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ, 6 लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये 6 बिल्कुल सेपरेटली लिखा हुआ है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इससे हम क्या कहेंगे? 6 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो किसी भी इक्वेशन में, किसी भी लीनियर इक्वेशन में आपके पास 3 ही चीजें होती हैं, या तो वेरिएबल्स होते हैं, या कोफिशिएंट्स होते हैं, या कांस्टेंट होते हैं। अब किसी भी इक्वेशन में आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स कौन से हैं, कोफिशिएंट्स हम किसे कहते हैं, और कांस्टेंट टर्म हम किसे कहते हैं। तो आपको ये इन चीजों का पता होना चाहिए। तो ये है लीनियर इक्वेशन। ठीक। मैम यहाँ पे जो वेरिएबल है वो मस्ट 3 ही होनी चाहिए या 2 भी हो सकते हैं? नहीं, मस्ट नहीं है। आपके पास वेरिएबल 2 भी हो सकते हैं, आपके पास वेरिएबल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। बट अभी जो हम आगे मेथड सॉल्व करेंगे, वो हम मेथड सॉल्व करेंगे उसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स यूज होंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। डिग्री मोर देन 1 भी हो सकती है। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री मोर देन 1 होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो खैर अभी हम पढ़ नहीं रहे, और वो आप पढ़ के आ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो अभी हम जस्ट लीनियर इक्वेशन पे ही हैं, और हम लीनियर इक्वेशन को ही स्टडी करेंगे जस्ट। अब हम आते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर, कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। यहाँ पर आपको एक लीनियर इक्वेशन दिख रही है, इससे हमने कह दिया लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर आपको एक और लीनियर इक्वेशन दिख रही है, और फिर एक और लीनियर इक्वेशन दिख रही है। आपको यहाँ पर एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन दिख रही है। तो एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर ये जो वर्ड सिस्टम यूज हो रहा है, ये सिस्टम यूज हो रहा है एक से ज्यादा इक्वेशंस के लिए। जब एक से ज्यादा इक्वेशंस होंगी तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 3 इक्वेशंस शो हो रही हैं। अब इन 3 इक्वेशंस में अगेन ये x, ये y और ये z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये x, y और z हमें वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो ये यहाँ पर भी ये x, ये y और ये z वेरिएबल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर भी ये x, y और z जो है हमें वेरिएबल्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास x, y और z रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखें वेरिएबल के साथ ये a1, यहाँ पर ये वेरिएबल है इसके साथ a2, यहाँ पर ये वेरिएबल है इसके साथ a3, y है वेरिएबल इसके साथ b1, y है वेरिएबल इसके साथ b2, y है वेरिएबल b3। इसी तरीके से z है वेरिएबल इसके साथ c1 और c2 और c3। ये वेरिएबल्स के साथ जो भी टर्म्स होती हैं मैंने आपको बताया था कि वो कोफिशिएंट्स होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3 ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोफिशिएंट्स को। तो वेरिएबल के साथ जो भी टर्म्स हैं वो आपके पास क्या हैं? कोफिशिएंट्स हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये सारे कोफिशिएंट्स हो गए। इसी तरीके से जो बिल्कुल सेपरेटली टर्म्स लिखी हुई होती हैं, यहाँ पर d1, d2 और d3 ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांस्टेंट्स को। ठीक है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से कोफिशिएंट्स हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं और कौन से कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने क्या कहा है? एक से ज्यादा इक्वेशंस हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं। अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। अब वो हम किस तरीके से करेंगे? मतलब अब हमें इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मैट्रिसेस में अब हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो हम देखते हैं।
देखें यहाँ पर आपको इक्वेशन फॉर्म्स में ये दिए हुए हैं। अब अगर हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब हमने मैट्रिक्स की टर्म में, मैट्रिक्स में बनाना, इसको मैट्रिक्स बनाना है, तो किस तरीके से बनाएंगे? हम क्या करते हैं, हम कोफिशिएंट्स को इस मैट्रिक्स में लिखेंगे, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उन्हें हम इस मैट्रिक्स में लिखेंगे, जितने भी वेरिएबल्स हैं उन्हें हम इस मैट्रिक्स में लिखेंगे, और जितने भी कांस्टेंट्स हैं वो हम इस मैट्रिक्स में लिखेंगे। यहाँ देखें आपको मैंने शो किया है, ये सारे कोफिशिएंट्स हैं, ये सारे वेरिएबल्स हैं, और ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को अलग अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स में हम लिखेंगे कोफिशिएंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर देखें x के साथ कोफिशिएंट क्या है, a1, तो a1 हम यहाँ लिखेंगे। ये y है, इस y के साथ कोफिशिएंट क्या है, b1, तो b1 हम यहाँ लिखेंगे। पोजीशन हम चेंज नहीं करेंगे, जिसकी जो पोजीशन है हम उसको उसी पोजीशन पे लिखेंगे। z के साथ क्या है, c1, c1 क्या है, अगेन एक कोफिशिएंट है। इसी तरीके से x वेरिएबल है, इसके साथ a2, a2 भी क्या है, कोफिशिएंट है। y के साथ क्या है, b2, तो b2 क्या है, कोफिशिएंट है। z के साथ क्या है, c2, तो c2 क्या है, कोफिशिएंट है। x के साथ यहाँ पर a3 है, तो a3 कोफिशिएंट है। y के साथ b3 है, तो b3 हमने लिख लिया, और z के साथ c3 है, तो हमने यहाँ पर c3 लिख लिया। ठीक है, ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स हमने अलग कर लिए, सेपरेट कर लिए। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या बनी है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम इसे कह सकते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे कोफिशिएंट्स मौजूद हैं। तो ये एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स, यस, रोल नंबर 27 पूछें। मैम यहाँ पे हमने जो लिखा है A1, B1 और C1 रो में लिखा है, अगर ये हम कॉलम में लिखें तो लिख सकते हैं? नहीं, नहीं लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया है, जिस एलिमेंट की जो पोजीशन है हम उसको उसी पोजीशन में लिखेंगे। यहाँ पर A1 लिखा हुआ है, उसके बाद B1 यहाँ लिखा हुआ है बराबर में A1 के, तो हम उसको फिर बराबर में ही लिखेंगे। तो ठीक है पोजीशंस मैम, ठीक है। पोजीशंस हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को हमने सेपरेटली लिख दिया है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स लिखेंगे। अब यहाँ पर वेरिएबल है x, y और z। अब यहाँ पर ये x, y, z आपको रो वाइज दिख रहा है, तो ये हम रो वाइज नहीं, ये इसको हम कॉलम वाइज लिखेंगे, x, y और z। ठीक है, देखिए पैटर्न है, इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना होता है। तो एक्स वाई जेड आपके पास इस पूरे के पूरे सिस्टम में जस्ट 3 ही वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक्स वाई जेड, तो उसे हम एक्स वाई जेड इस तरीके से कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। नेक्स्ट में आपके पास कांस्टेंट लिखेंगे अब हम। अच्छा, ये एक्स वाई जेड है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये है वेरिएबल मैट्रिक्स। इसके बाद ये D1, D2 और D3 आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये D1, D2 और D3 रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट मैट्रिक्स को। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया। तो D1, D2 और D3 इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट मैट्रिक्स। मैम ये जो वेरिएबल्स हैं, अगर वेरिएबल्स हमारे पास चेंज होंगे तो फिर मैम ये जो कॉलम, ये रो, ये हमने कॉलम में लिखा है एक्स वाई जेड, तो फिर ये हम बढ़ा देंगे क्या? नहीं, अगर आपके पास वेरिएबल, देखिए मैंने आपको बताया कि अभी हम जितनी भी प्रॉब्लम्स और जितने भी मेथड सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है, इन फ्यूचर, वो हम 3 ही वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब 3 वेरिएबल्स ही हमारे पास होंगे। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड आपके पास वेरिएबल है, मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे 3 ही। तो यहाँ पर आपके पास एक्स वाई जेड वेरिएबल है, आपके पास वेरिएबल x1, y1, z1, x1, x2, x3, इस तरीके से भी वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन होंगे 3 ही, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। ओके मैम, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया है, इस इक्वेशन में कोफिशिएंट्स को अलग लिख लिया, तो उसे हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स का नाम दे दिया। वेरिएबल्स को हमने अलग लिख लिया, उसे हमने वेरिएबल मैट्रिक्स का नाम दिया है। और कांस्टेंट टर्म्स को हमने अलग लिख लिया है, तो उसे हमने कांस्टेंट मैट्रिक्स का नाम दिया है। अच्छा, अब इसको अगर हम इक्वेशन, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a x इक्वल्स टू b। ठीक है, ए एक्स इक्वल्स टू बी कह सकते हैं, और ये ए एक्स इक्वल्स टू बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए एक्स इक्वल्स टू बी को हम कहेंगे कि ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, मैट्रिक्स इक्वेशन।
ठीक है। अच्छा, अब ये ax इक्वल्स टू बी ये कहाँ से आया है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखें, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको हमने नाम दिया है a का, वेरिएबल मैट्रिक्स है इसको हमने नाम दिया है x का, और ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है इसको हमने नाम दे दिया बी का। क्योंकि ये मैट्रिक्स हैं, इन मैट्रिक्स को हमें रिप्रेजेंट जब करना होता है तो हमें किसी ना किसी वेरिएबल से ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है, किसी मतलब कोई ना कोई वैल्यू उनको असाइन करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इस कोफिशिएंट को हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, इस वेरिएबल मैट्रिक्स को एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, और कांस्टेंट मैट्रिक्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया बी से। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये ax इक्वल्स टू बी इसको हम कहेंगे कि ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। ठीक है, तो ये जस्ट अभी इंट्रोडक्शन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, और ये आगे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। अब ये क्या है? इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कांस्टेंट टर्म एज अ लास्ट कॉलम इन द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास किस तरीके से बनती है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास इस तरीके से बनती है कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, अगर उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ हम कांस्टेंट मैट्रिक्स को कंबाइन करके लिख दें तो वो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाती है। अब यहाँ पर आपके पास ये वाली मैट्रिक्स क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को अगर हम इस कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ कंबाइन करके लिख दें तो वो हमारे पास क्या बनेगी? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी। कैसे बनेगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? हम बना लेते हैं। यहाँ पर a1 b1 c1, यहाँ पर a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ये हमने क्या लिखी है? ये हमने लिखी है कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखी है। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है इसको कंबाइन करके लिख देते हैं d1 d2 और d3 को। तो हम क्या करते हैं, d1 d2 और d3 ये हमने लिख दी। तो अब आपके पास ये क्या बन गई? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स। आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स को कंबाइन करके लिख देते हैं तो वो बन जाती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी से। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना था। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे थे कि ये क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना होता है जब भी वर्ड सॉल्व का नाम आएगा, जब भी वर्ड सॉल्व यूज होगा या वर्ड सोल्यूशन यूज होगा, तो इसका मतलब क्या है कि इस सिस्टम में जो वेरिएबल्स हैं x, y और z, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी होती हैं। ठीक है, जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में वर्ड लिखा हुआ हो सॉल्व या फिर फाइंड करें, फाइंड द सोल्यूशन, मतलब इस टाइप की कोई वर्डिंग लिखी हुई हो, तो उसका क्या मतलब है कि हमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। तो वर्ड सॉल्व जो है, सॉल्व का मतलब ही यही है कि आप एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करते हैं, मतलब उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल गिवन होते हैं उसकी वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। तो अब आप यहाँ देखें, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हमने सॉल्व करना है, उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे? हमारे पास तीन मेथड्स हैं। we have different methods to solve system of linear equation। मतलब हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं वैसे तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, बट ये तीन मेथड्स हैं जो कि आपके कोर्स में इंक्लूड हैं, और ये तीन मेथड्स ही हम इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला मेथड क्या है? क्रैमर्स रूल, दूसरा मेथड है गॉस एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा मेथड है गॉस जॉर्डन मेथड। ये तीन मेथड्स हैं, इन तीन मेथड्स को हम यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं इन तीन मेथड्स की हेल्प से। लेकिन आज हम तीनों मेथड्स नहीं करेंगे, आज जस्ट हम एक मेथड करेंगे जो कि है क्रैमर्स रूल। फिर नेक्स्ट 2 लेक्चर्स जो होंगे आपके उनमें हम फिर ये दो मेथड्स डिस्कस करेंगे।
तो अब क्रैमर्स रूल क्या है? क्रैमर्स रूल मैंने आपको बता दिया कि क्रैमर्स रूल एक मेथड है और इस मेथड की हेल्प से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस क्रैमर्स रूल की हेल्प से हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और देखते हैं। हमारे पास बेसिकली 3 स्टेप्स हैं क्रैमर्स रूल को सॉल्व करने के लिए। क्रैमर्स रूल का पहला स्टेप क्या है कि कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। हम क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ये देखें, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, ये क्रैमर्स रूल का पहला स्टेप है कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जो भी आपके पास इक्वेशंस दी हुई हैं उन्हें हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 एंड A3। अब हम क्या करेंगे, A1 A2 और A3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर A मैट्रिक्स क्या है, A मैट्रिक्स ये वाली मैट्रिक्स है, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया था, A मैट्रिक्स का नाम दिया था। तो A मैट्रिक्स आपके पास ये मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, साथ में A1 A2 और A3 क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगी जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो उस वक्त मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये A1 क्या है, A2 क्या है और A3 क्या है। लेकिन आपको ए पता होना चाहिए, ए क्या है, ए हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स को कह रहे हैं। ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये वाली, ये ए मैट्रिक्स है। अच्छा, अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फाइंड एक्स वाई जेड। मैंने आपको बताया था कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो उसमें जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स एक्स वाई जेड हैं, तो हमने यहाँ पर एक्स वाई जेड लिख लिया। और वो एक्स वाई जेड हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम ये जो A1 है मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी। y की वैल्यू किस तरीके से आएगी, हम A2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे A मैट्रिक्स से, तो वो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू आएगी। और z की वैल्यू किस तरीके से आएगी, हम A3 जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे A मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से। ये जो हमने सेकंड स्टेप में इन चारों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, उस डिटर्मिनेंट्स को हम यूज करेंगे और हम एक्स वाई और जेड की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। तो इन 3 स्टेप्स को हम फॉलो करके हम एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आपको अच्छे से जो है ये क्रैमर्स रूल क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी ये क्रैमर्स रूल आप लोग ये तो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में भी है ये मेथड, वैसे क्रैमर्स रूल, तो आप लोग को कॉन्सेप्ट तो होगा क्रैमर्स रूल का। तो अब हम लोग इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें एग्जाम्पल 1 है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। यहाँ पर आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन शो हो रहा है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3 इक्वेशन है। जब एक इक्वेशन होगी तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे, जब एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन होंगी तो उसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब यहाँ पर आपको 3 इक्वेशन दिख रही हैं, तो इसीलिए ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इस सिस्टम में हम क्या करेंगे, इस सिस्टम में जो वेरिएबल्स गिवन है एक्स वाई और जेड, उनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड सॉल्व यूज हो रहा है। अब वो हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज किस तरीके से फाइंड करेंगे, वो हम क्रैमर्स रूल के स्टेप्स के थ्रू फाइंड करेंगे। तो क्रैमर्स रूल का पहला स्टेप क्या है, कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। यानी कि यहाँ पर जो आपको सिस्टम दिख रहा है, इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करते हैं हम, इस सिस्टम में जो जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उन्हें हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स में लिखेंगे, जितने भी वेरिएबल्स हैं उन्हें हम एक अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे, और जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें हम अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक्स के साथ जो टर्म है वो आपके पास 2 है, तो 2 को हमने यहाँ लिखा। वाई के साथ जो टर्म है -1, वो हमने यहाँ लिखा। जेड के साथ जो टर्म है 2, प्लस का 2 है तो प्लस का साइन हम नहीं मेंशन करते, तो हमने 2 लिख दिया। एक्स के साथ कोई भी टर्म नहीं है, इट मीन्स के यहाँ पर 1 है। y के साथ 10 है तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। z के साथ -3 है तो हमने यहाँ पर -3 लिख दिया। इसी तरीके से x के साथ -1 है,
उसके बाद y के साथ जो टर्म है वो 1 है, ठीक है, y का कोफिशिएंट 1 है। इसी तरीके से z का कोफिशिएंट क्या है 1, तो z के साथ हमने जो कोफिशिएंट था 1 वो लिख दिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, जो वेरिएबल्स हैं इनके साथ जो भी टर्म्स हैं उन्हें हम कोफिशिएंट्स कहते हैं, तो उन कोफिशिएंट्स को हमने एक सेपरेट मैट्रिक्स में लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट इस इक्वेशन में कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं, x, y और z ही यूज हो रहा है, ये तीन वेरिएबल्स ही इस इक्वेशन में यूज हो रहे हैं। तो हम x, y और z ये तीन वेरिएबल्स हमने लिख दिए कॉलम फॉर्म में। नेक्स्ट में क्या करेंगे, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें हम सेपरेट मैट्रिक्स में लिखेंगे, यानी कि 4, 10 और -6। तो 4, 10 और -6 वो हमने यहाँ सेपरेट लिख दिया। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था कि कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, A1 मैट्रिक्स, A2 मैट्रिक्स एंड A3 मैट्रिक्स। ये आपके पास चार मैट्रिक्स दी हुई हैं, इन चारों मैट्राइसेस का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो अब वो डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, वो तो आपको आता है डिटर्मिनेंट फाइंड करना, लेकिन ये A मैट्रिक्स, A1 मैट्रिक्स, A2 मैट्रिक्स, A3 मैट्रिक्स कहाँ से आई है, यहाँ देखें, इस वाली जो मैट्रिक्स है, ये जो मेन मैट्रिक्स है, इसको मैंने आपको बताया था कि ये A मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि ये A कहते हैं, इसको हम कहते हैं X मैट्रिक्स। यहाँ पर इक्वल की साइन है तो इक्वल की साइन आती है, और इस मैट्रिक्स को हम जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसको हम B मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो मैट्रिक्स है कोफिशिएंट की मैट्रिक्स, इसे हम A मैट्रिक्स कहेंगे। तो A मैट्रिक्स तो हम लिख लेते हैं सेम की सेम, देखें यहाँ पर ये जो A मैट्रिक्स थी 2 -1 2 1 10 -3 -1 1 1, ये हमने सेम की सेम यहाँ लिख ली, तो ये A मैट्रिक्स हो गई। अब A1 मैट्रिक्स क्या है, A1 मैट्रिक्स क्या है, A1 मैट्रिक्स भी इसी A मैट्रिक्स से ही बनेगी, लेकिन यहाँ पर आपको ये जो कांस्टेंट का कॉलम दिख रहा है, इस कांस्टेंट के कॉलम को आप याद रखें, ठीक है, 4 10 -6। हम क्या करेंगे, 4 10 -6 वो हमने यहाँ रखा, मतलब कांस्टेंट वाला जो कॉलम था, ये वाला कॉलम, वो हमने यहाँ प्लेस कर दिया फर्स्ट कॉलम में। और उसके बाद क्या करेंगे, बाकी के जो दो कॉलम्स हैं वो हम A मैट्रिक्स से लेंगे, -1 10 और 1 2 3 -3 और 1। हमने क्या किया, A1 क्या है, A1 में A मैट्रिक्स से ही बना है, मतलब इस A मैट्रिक्स में आप क्या करें, ये जो कांस्टेंट का कॉलम है 4 10 -6 वो आप फर्स्ट कॉलम में प्लेस कर दें, फर्स्ट कॉलम की प्लेस पे आप लिख दें, यानी कि 4 10 -6, और बाकी के जो दो कॉलम्स हैं सेकंड और थर्ड कॉलम वो आप सेम रखें, तो ये क्या बन जाएगा, ये A1 मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद A2 मैट्रिक्स किस तरीके से बनेगी, A2 मैट्रिक्स आपके पास A मैट्रिक्स से ही बनेगी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने कांस्टेंट का कॉलम है 4 10 -6 वो हम सेकंड कॉलम पे प्लेस करेंगे, क्योंकि ये A2 है, तो 4 10 -6 हम सेकंड कॉलम में प्लेस करेंगे, बाकी का जो फर्स्ट कॉलम है वो हम A मैट्रिक्स से ही लेंगे, और थर्ड कॉलम जो है वो भी हम A मैट्रिक्स से ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर A3 में, अब A3 में भी हम क्या करेंगे, अगेन ये जो कांस्टेंट कॉलम है 4 10 -6 वो हम थर्ड कॉलम की प्लेस पे प्लेस करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा बाकी के जो कॉलम है वो हम A मैट्रिक्स से लेंगे, यानी कि 2 1 -1, उसके बाद -1 10 और 1। तो इस तरीके से हमारे पास A मैट्रिक्स, A1 मैट्रिक्स, A2 मैट्रिक्स और A3 मैट्रिक्स आई हैं। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A, A1, A2, A3। अब हमारे पास ये जो A मैट्रिक्स है, A1 मैट्रिक्स है,
A2 मैट्रिक्स है और A3 मैट्रिक्स है। हमने इन चारों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इट्स आर सेकंड स्टेप। तो अब आप यहाँ देखें, ये ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो मैं जस्ट ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगी, बाकी के डिटर्मिनेंट जो हैं वो मैं डायरेक्ट लिख दूंगी उनकी वैल्यूज, तो वो आप खुद फाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपको आता है फाइंड करना। अगेन डिटर्मिनेंट आपको पता है, डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को चूज करते हैं और फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही हम स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया। ये फर्स्ट रो में जो 2 जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है उसे हमने डिलीट किया। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हैं वो बचे हैं 10, -3, 1 और 1। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, -1। तो अब हम -1 को चूज करेंगे, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। और ये -1 जिस रो में लाई करता है और जिस कॉलम में लाई करता है उसे डिलीट करके 1, -3, -1 और 1। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है वो है 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा और ये 2 जिस रो में लाई करता है उसे डिलीट किया, जिस कॉलम में लाई किया है उसे डिलीट किया। 1, 10 और उसके बाद क्या है, -1 और 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, यहाँ 2 ही रहेगा। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 1 टाइम 10, माइनस फॉर्मूले का 1 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा, और -3 है तो ये माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस का 3 बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1 बनेगा। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन फॉर्मूले की, -1 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 बन जाएगा। प्लस का 2 सेम, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 1, और माइनस फॉर्मूले का, -1 10 से मल्टीप्लाई होगा तो -10, और -10 हम यहाँ लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 10 बनेगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लें, 2 10 + 3 13 प्लस 1 1 - 3 - 2 प्लस 2 10 + 1 11 26 हो जाएगा, -2 हो जाएगा प्लस का। मैम यस, मैम ये सेकंड स्टेप पे जो 1 - 3 दिया है 1 + 3 होगा। 1 + 3 क्यों होगा? यहाँ 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 पर 1 + 3 नहीं होगा। 1 + 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये -1 है, ये -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 3 बन जाएगा, और माइनस साइन फॉर्मूले की है तो इसीलिए यहाँ पर माइनस का 3 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 साइन है माइनस की, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 26 - 2, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इसका आएगा रिजल्ट 46। ठीक है, तो ए का जो डिटर्मिनेंट आया है वो आया है 46। इसके अलावा अगर हम A1 का निकालें, A1 का आप सॉल्व कर लीजिएगा। A1 का मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। A1 का डिटर्मिनेंट आएगा 184, और A2 का डिटर्मिनेंट आएगा 0। ठीक है, और A3 का डिटर्मिनेंट आएगा -92। ठीक है, तो ये आप निकाल लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 एंड A3। तो हमने चारों के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए, A का भी कर लिया, A1 का भी कर लिया, A2 का भी कर लिया, और A3 का भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, उस थर्ड स्टेप को देखते हैं जो कि लास्ट स्टेप है। अब थर्ड स्टेप क्या है, फाइंड XYZ। हमने XYZ की वैल्यूज फाइंड करनी है, मतलब XYZ जो हमारे पास वेरिएबल्स गिवन थे क्वेश्चन के अंदर, उन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। x की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 को हम डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A से। तो A1 का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आया है वो हम देख लेते हैं। A1 का यहाँ पर डिटर्मिनेंट आया है 184।
A1 का डिटर्मिनेंट 184 आया है और A का जो डिटर्मिनेंट आया है वो आया है 46। तो हम क्या करते हैं, 184 को डिवाइड करेंगे 46 से। A1 का डिटर्मिनेंट आया है 184 और 184 और A का डिटर्मिनेंट आया है 46। यस, रोल नंबर 39 आपने हैंड रेज किया है, पूछें। तो अब आप यहाँ पर आप देखें, A1 का डिटर्मिनेंट आया है 184 और A का डिटर्मिनेंट आया है 46। तो अगर 184 को 46 से आप डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 4। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। y की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A2 जो आया है उसको डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A से। तो A का जो डिटर्मिनेंट आया है वो तो 46 ही आया है। A2 का डिटर्मिनेंट देख लेते हैं वो क्या आया है। A2 का डिटर्मिनेंट आया है 0, तो हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे। अब 0 डिवाइडेड बाय 46 क्या होता है, इन्फिनिटी आएगा मैम। इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, और कोई? 0 ही होगा मैम। 0 ही होगा। ठीक है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा 0 ही होता है। अगर 46 डिवाइडेड बाय 0 होता तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है। मतलब कोई नंबर अगर 0 को डिवाइड करें तो वो इन्फिनिटी आंसर आता है, लेकिन 0 अगर डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को तो वो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से A3 का डिटर्मिनेंट, A का डिटर्मिनेंट तो हमारे पास वही 46 आएगा। A3 का डिटर्मिनेंट क्या आया है देख लेते हैं लास्ट स्लाइड में, -92। तो A3 का डिटर्मिनेंट आया है -92, तो यहाँ पर हमने लिख लिया -92 और -92 जब 46 से डिवाइड होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा -2। ठीक है, तो इस तरीके से x, y, z की वैल्यूज आई हैं। x की वैल्यू आई है 4, y की वैल्यू आई है 0 और z की वैल्यू आई है -2। तो हमने क्रैमर्स रूल की हेल्प से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया। आपके पास ये सिस्टम गिवन था, इस सिस्टम में जो वेरिएबल्स है x, y, z, आपने उन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड की बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। और क्रैमर्स रूल के 3 ही सिंपल स्टेप्स हैं, जस्ट ये 3 स्टेप्स याद रखें। पहला स्टेप क्या है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें। सेकंड स्टेप है आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें A1, A2 और A3 का। और थर्ड स्टेप आप क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करें। और एक्स वाई जेड की वैल्यूज किस तरीके से फाइंड करेंगे, A1 के डिटर्मिनेंट को A से डिवाइड करें, A2 के डिटर्मिनेंट को A से डिवाइड करें और फिर A3 के डिटर्मिनेंट को A के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करें। तो ये 3 स्टेप्स को याद रखें। इन 3 स्टेप्स को यूज करके हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके होमवर्क के लिए ये 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। अगेन ये एक क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब यहाँ पर आप देखें, ये भी एक सिस्टम है और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। इसमें आपके पास वेरिएबल्स जो गिवन है वो x1 गिवन है, x2 गिवन है और x3 गिवन है। ठीक है, वेरिएबल्स मैंने आपको बताया कि वो चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर x, y, z नहीं है, अब वेरिएबल x1, x2 और x3 है। तो अब जो वेरिएबल्स आपको गिवन है आपने उन्हीं वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आप इस सिस्टम को सॉल्व कीजिएगा। इस सिस्टम को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो मैंने यहाँ लिख लिया है, तो आप अपने आंसर्स वेरीफाई कर लीजिएगा, यही आंसर्स आने चाहिए। तो इसको आप क्रैमर्स रूल से सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने मैथमेटिकल मेथड की जो बुक है उसमें ये मेंशन, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है। ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कीजिएगा जैसे मैंने आपको सॉल्व करवाया है।